हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का मैथ्स NCERT जो है उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें से दो वीडियो जो आपका है, इसका पिछला वीडियो दो वीडियो जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का। उसमें एक वीडियो में हम बताए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो 5 मेथड है वो बताए हैं। उसका सेकंड पार्ट में बताया है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने का शर्त। और मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का जो NCERT मैथ्स है। जिस बुक से, जिस किताब से बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें जो पूछा जाता है उसका मैं एक्सरसाइज 3.1 लेकर आया हूं। कौन सा चैप्टर है? 3.1, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये पहला चैप्टर है। उसमें 3 क्वेश्चंस हैं और ये तीनों क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सोल्व करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरा पिछला वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोल रहा है? आफताब एक है और एक आफताब की पुत्री है। आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? वो अपनी बेटी से, अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले। कौन? आफताब। तो यहाँ पर दो चीज आया, एक आफताब है और एक आफताब की पुत्री। पहले दोनों का क्या करते हैं हम लोग? वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। उसके बाद मान लेते हैं आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। हम लोग क्या कर लिए? दोनों का वर्तमान आयु मान लिए। आफताब का वर्तमान आयु मान लिए और उसके पुत्री की वर्तमान आयु मान लिए। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अभी मेरा उम्र मान लिया जाए 25 वर्ष है, तो 7 साल पूर्व मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो मेरा उम्र होगा 25 - 7 बराबर 18 वर्ष होगा ना। उसी तरह से अभी आफताब का वर्तमान आयु हम लोग माने हैं 100 वर्ष। अगर 7 साल पहले बोलेंगे बाबू तो 7 साल पहले में आ जाएगा x माइनस, यानी जितना वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष घटाएंगे तो 7 साल पहले का आयु आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से वर्तमान आयु आफताब का भी कितना है? x, और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना है? y। 7 साल पहले करेंगे तो x - 7 और 7 साल पहले करेंगे तो y - 7। ये 7 साल पहले का उम्र है। बोल रहा है 7 साल पहले आफताब की उम्र अपनी पुत्री की उम्र का 7 गुना है। 7 गुना कौन है बाबू? आफताब है, यानी ये है। तो इक्वल करने के लिए
हमको 7 से गुना किस में करना पड़ेगा, पुत्री में करना पड़ेगा ना, इक्वल करने के लिए। क्योंकि अगर मान लिया जाए 7 गुना अगर इसी में कर देते तो ये तो 14 गुना हो जाता ना। इसलिए हम लोग क्या किए कि 7 गुना हम लोग आफ्ताब में ना कर करके हम लोग किस में किए, उसके पुत्री में किए। क्योंकि ये 7 गुना पहले से है, अगर इसी में 7 गुना कर देंगे तो वो 49 गुना हो जाएगा, समझे ना। तो हम लोग अपोजिट में दूसरे वाला में करेंगे, जो पहले से 7 गुना है उसमें हम लोग नहीं करेंगे। तो पहले से 7 गुना जो थे वो आफ्ताब थे, यानी x - 7 ये पहले से 7 गुना है, तो हम लोग किस में 7 गुना करेंगे, इसमें। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं बाबू, तो देखा जाए x - 7 इज इक्वल टू 7 को y से गुना करेंगे 7y, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। अब देखा जाए x ये प्लस में 7y है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर लाते हैं तो इधर से उधर ले जाने के बाद साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुना वाला डिवाइड, और डिवाइड वाला जो होता है वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ 7y जो है आपका बाबू वो प्लस में, इसको लेफ्ट में अगर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -49 है, इसको अगर उस साइड ले जाते हैं तो +7 कितना हो जाएगा, +7। अब यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो यहाँ आ गया x - 7y इज इक्वल टू -49 और ये +7। अब इसको हम लोग देखा जाए बाबू तो x - 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा तो बचेगा -40, क्या आया, -40। ये इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण। क्या किए, x - 7 को रहने दिए, 7 को y से गुना किए 7y, 7 को 7 से गुना किए 7 7 49। x - 7y को उधर ले गए तो -7y हो गया, यहाँ -49 था, ये -7 को इस साइड में लाए तो +7 हो गया। x - 7y इज इक्वल टू -42, ये इक्वेशन 2। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फिर बोल रहा है बाबू, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब से के मतलब क्या, वर्तमान एज। तभी वर्तमान एज आफ्ताब का कितना है, x वर्ष, और उसके पुत्री का वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। तो अभी वर्तमान में x वर्ष और इसका वर्तमान में y वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अगर कहेंगे तो +3 और इसमें भी +3। कल 3 साल बाद आफ्ताब बोल रहा है कि 3 साल बाद मेरी उम्र जो होगी वो अपने पुत्री के 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कौन हो रहा है, आफ्ताब हो रहा है ना। तो इक्वल करने के लिए हमको 3 से गुना किस में करना पड़ेगा, उसके पुत्री में, यानी y + 3 में 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x + 3 और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं 3 से। अब यहाँ देखिए x + 3 इज इक्वल टू 3 को y से गुना करेंगे 3y और +3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया x। ये 3y को इधर लाएंगे -3y और यहाँ 9 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -3। तो x - 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6। ये हो गया समीकरण आपका 2। समीकरण 1 हम लोग निकाल लिए, समीकरण 2 निकाल लिए। अब इसको बोला है बाबू, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि बोला गया है कि इसको समीकरण में बदले और समीकरण में बदल करके इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो आपका समीकरण में तो आ गया। अब इसको हमको किस में हल करना है, ग्राफीय रूप में। अब जैसे अब ग्राफीय रूप में हल करने के लिए बोला है तो बारी बारी से एक एक इक्वेशन को हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे अगर हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x - 7y इज इक्वल टू -42। ये समीकरण 1 मेरा है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 चर माने, जैसे एक है x और एक है मेरा y। अब ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू अपने मन से रखेंगे,
यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो y के साथ 7 गुणांक है और x के साथ गुना में कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि ये y के साथ जो गुणांक है और जिसमें गुणांक कुछ नहीं है, हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो जिसके साथ कुछ डिजिट कुछ संख्या गुना में है। तो x के साथ तो यहाँ गुना में कुछ नहीं है, y के साथ गुना में है 7। तो हम लोग अगर y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ऐसे आप अगर x का भी मान रखेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सही आएगा। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं y में रखने के लिए कि आप जो सोल्व कीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन में नहीं आवेगा, और जब फ्रैक्शन में नहीं आवेगा, भिन्न में नहीं आवेगा, तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए बोल रहे हैं। तो हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे? y का वैल्यू रखेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, x और y लिख लेते हैं। y का वैल्यू कुछ भी रखिए अपना मन से, मान लिया जाए y का वैल्यू हम 6 रखते हैं। कितना रखते हैं? 6। अब यहां देखा जाए कि y का वैल्यू 6 रखते हैं तो x माइनस 7 इंटू 6 बराबर -42। तो x बराबर ये -42 तो इधर है बाबू, और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। इधर आपका माइनस में 42 है, उस तरफ अगर ले जाएंगे बाबू तब प्लस में 42 आ जाएगा। तो x बराबर प्लस 42 में से -42 जाएगा तो कितना बचा? 0 बच गया। यानी कि x का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया बाबू? 0 आ गया। एक वैल्यू अभी आया, एक वैल्यू और हम लोग निकाल लेते हैं। मान लिया जाए, देखा जाए तो समीकरण आपका है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। एक वैल्यू और अपने मन से रखिए, चाहे x में रख लीजिए चाहे आप y में रख लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बेहतर होगा कि आप y में रखिए, समझे। अब y का वैल्यू अगर हम लोग कुछ और रखते हैं, मान लिया जाए अगर हम 5 रख देते हैं बाबू, y का वैल्यू 5 तो x रहेगा -7 इंटू 5 बराबर -42। तो x माइनस 7 × 5 = 35 बराबर -42। तो x बराबर जो आ जाएगा बाबू -42, और ये -35 उधर जाएगा तो +35। तो x बराबर जो आ गया बाबू आपका क्या आ गया? 42 में से 35 जाएगा तो 35 5 40 और 2 42, यानी -7। क्या आ गया? -7। अब ये समीकरण 1 से आपका 2 मान आ गया, x और y का दोनों मान आ गया। आप चाहिए तो 1 2 और भी रख सकते हैं, लेकिन आपका 2 से भी काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो अगर देखा जाए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो आपका है बाबू वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। कितना है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहां पर भी आप लोग क्या कीजिए, x या y का मान अपने मन से रखिए। यहां पर भी बेहतर होगा कि y का गुणांक 3 है तो y का मान रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मान लिया जाए, यहां पर भी क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, x y। यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x बराबर जो आएगा बाबू 6 आएगा, क्योंकि 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो खत्म हो गया, यानी x का मान जो बचा कितना बचा? 6। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रखते हैं बाबू तो यहाँ x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6। तो x बराबर 6, और ये -3 को उस साइड में ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो x बराबर जो आपका आया बाबू 6 और 3 9। x का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब दोनों इक्वेशन से आपका क्या निकल गया? x और y का मान निकल गया। अब ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक
प्लेन को 4 भागों में बांटिए। ठीक है, ये जो होता है आपका x अक्ष होता है और ये जो होता है आपका y अक्ष होता है। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो x का वैल्यू 0 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 9, 0 है, 9 है, 1 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 9 तक के जा रहा है। तो ये जो आपका हुआ ये आपका क्या हो गया 0। यहां देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां पे बिंदु कट रहा है उसके राइट साइड वाला जो होता है पॉजिटिव x का मान होता है और लेफ्ट वाला जो होता है निगेटिव। ऊपर वाला जो होता है पॉजिटिव y का मान होता है और नीचे वाला जो होता है निगेटिव। इधर अगर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये जो हम लोग बना रहे हैं बोर्ड पर बना रहे हैं, मार्कर से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जो गैपिंग होगा इसका इक्वल नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपका जो लाइनें होंगी वो बिल्कुल सीधा होगा। हम जो बनाएंगे थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है, उससे आपको ये नहीं है। आप सिर्फ मेथड को समझिए कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। अब यहाँ देखा जाए तो पहले समीकरण इक्वेशन 1 वाला समीकरण 1 वाला वैल्यू को हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 6। तो x का वैल्यू आपका ये वाला है 0 है, 0 इसका मतलब यहाँ। अब y का वैल्यू 6 इसका मतलब कौन हो गया ये वाला। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कीजिए। उसके बाद है x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू -7 ये आवेगा और y का वैल्यू 5 जो आवेगा इसी के सामने 5 के पास ये। अब क्या कीजिए स्केल की सहायता से ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ये वाला जो आया आपका कौन सा इक्वेशन से आया था, तो ये समीकरण 1 से आया था और समीकरण 1 जो है आपका x - 7y बराबर -42। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन वाले को हम लोग पुट करेंगे। x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू 0, मतलब यहीं पे रह जाएगा ये। कहा है कि y का वैल्यू जो है 0 है तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 9 और y का जो वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब कि आप इसको रख सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये जो आया आपका वो आया x - 3y = 6। तो ये जो पहला क्वेश्चन का था वो अब उसको हम लोग ग्राफीय विधि में हल किए। आपका क्या बोला था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ये 3.1 का पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझे। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं और थोड़ा अच्छे से अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से इसी तरह से हल करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिन्होंने 3900 रुपया लेकर के मार्केट में गए, बाजार में गए, बैट और बल्ला वाला जहां दुकान है वहां गए। उन्होंने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। कितना? 3 बल्ला
और 6 गेंद। तो खरीद क्या क्या रहा है, तो बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत जो है x रुपया और एक गेंद का जो कीमत है y रुपया मान लेते हैं। तो माना लिखेंगे, माना एक बल्ले की मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद की मूल्य बराबर y रुपये। अब हम लोग क्या यहां पर किए हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लिए हैं। यहां पर कितना बल्ला खरीद रहा है, 3 बल्ला, और कितना गेंद खरीद रहा है, 6 गेंद खरीद रहा है। 3 बल्ला और 6 गेंद। जैसे मान लिया जाए, हम बोलेंगे बाबू एक बल्ले का कीमत 5 रुपया है, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक बल्ले का कीमत को गुना करेंगे जितना बल्ला हमको खरीदना है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, प्रश्न से कितना बल्ला खरीद रहा है, 3 बल्ला। तो एक बल्ले का कीमत है x रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत हो जाएगा 3x रुपया। एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y रुपया। और ये दोनों मिला करके उसको 3900 रुपया देना पड़ रहा है। यानी 3 बल्ले यानी 3x रुपया लगेगा, 6 गेंद यानी 6y रुपया लगेगा, और दोनों मिला करके पैसा कितना देना है बाबू, 3900 रुपया। कितना देना है, 3900 रुपया देना है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं बाबू, तो देखा जाए यहां से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर 3900 रुपये। 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 13 तिया 39, यानी 1300 तिया 3900। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 1300 रुपया आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 2 को हम लोग देखते हैं, तो फिर बोल रहा है पुनः उसी प्रकार के उसने बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद और खरीदा। बाद में कितना खरीद रहा है, 1 बल्ला। तो 1 बल्ला खरीदेगा तो उसको कितना रुपया लगेगा, x रुपया। 2 गेंद खरीदेगा तो उसको पैसा लगेगा कितना, 2y रुपया। और दोनों मिला करके उन्होंने कितना रुपया में खरीद रहा है, तो शायद 1300 रुपया में खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, 1300 रुपया में खरीद रहा है। अब यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं लेना है। बाद में बोला है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। तो 1 बल्ला खरीदा x रुपया लगेगा, 2 गेंद खरीदा 2y रुपया लगेगा, और टोटल मिलाकर के कितना रुपया लगा, 1300 रुपया। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग लेकर के बारी बारी से चलेंगे। जैसे मान लिया जाए, यहां लिखा जाए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा कितना, x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। अब यहाँ पर एक वैल्यू अपना मन से अगर रखते हैं तो दूसरा वैल्यू आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे y का वैल्यू अगर हम 400 रख देते हैं बाबू, तो देखिएगा x प्लस 2 इंटू 400 बराबर 1300। तो x प्लस 4 दूनी 800 इज इक्वल टू 1300। तो x बराबर 1300 माइनस 800। तो x बराबर 1300 में से 800 जाएगा तो 500 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया बाबू, 500 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 500। अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 500 रखते हैं बाबू, अगर यहाँ 500 रख देते हैं तो देखा जाए तो x प्लस 2 इंटू 500 बराबर 1300, समझे। उसके बाद देखा जाए तो x प्लस 5 दूनी 10, 1000 बराबर 1300।
500 रख रहे हैं तो 500 को 2 से गुना करेंगे 1000, तो x बराबर जो आ जाएगा बाबू यहाँ 1300, यहाँ 1000। इसको अगर उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में, तो 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 300, यानी 500 रखे तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 300। ये आया समीकरण x। अब इसको क्या करेंगे, आप समीकरण 2 को लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखा जाए तो समीकरण 2 भी मेरा है x प्लस 2y बराबर कितना 1300 है। कितना है बाबू 1300। यहां पर भी अपना मन से सेम वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन तो दोनों सेम है, सेम वैल्यू भी रख सकते हैं या दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू हम रख देते हैं, y का वैल्यू रख देते हैं 600। कितना रखते हैं x y का वैल्यू अगर हम 600 रखते हैं तो x प्लस 2 इंटू 600 बराबर 1300, तो x बराबर जो होगा बाबू वो 1300, और ये है 6 दूनी 1200, 1200 को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1200 में से 1300 में से 1200 हो जाएगा तो बचेगा 100, यानी यहाँ कितना आ गया 100। उसके बाद अगर x का वैल्यू 700 अगर रखते हैं बाबू, तो जैसे देखा जाए x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 700 रखते हैं बराबर 1300, तो x बराबर जो आएगा बाबू 1300 माइनस 7 दूनी 1400, 1400 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में, तो माइनस 1400 में 1300 हो जाएगा तो बचेगा माइनस 100, यानी इसका वैल्यू अगर हम 600 रखे, 700 रखे तो इसका जो वैल्यू आ गया -100। कितना आ गया माइनस। अब दोनों इक्वेशन से आप दो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करें, एक ग्राफ खींच। ग्राफ खींचने के लिए बताया गया है कि एक आप लाइन खींचिए। चलिए इसको आप 0 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 500, 400, 300, 500, यहाँ 100, 600, -100, -700। तो ऐसा करते हैं कि 100 लेकर के चलते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर चलते हैं तो -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700। ऊपर चलते हैं बाबू तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर अगर चलते हैं नीचे में तो -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700। अब एक एक करके दोनों इक्वेशन वाला जो वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट करेंगे। जैसे मान लिया जाए, यहाँ देखा जाए तो x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400। तो x का वैल्यू 500 देखा जाए तो ये, और y का वैल्यू 400 देखा जाए तो इसके सामने बिल्कुल ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखा जाए तो x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500। x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500, तो इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल यहाँ। अब ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला स्केल की सहायता से, ऐसे आप ये जो आया था किस इक्वेशन का आया था, तो x प्लस 2y बराबर 1300। अब सेकंड इक्वेशन से हम लोग चलेंगे। x का वैल्यू कितना है 100, तो y का वैल्यू है 600। x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू जो है आपका कितना है 600। तो 600 देखा जाए तो इसके सामने बिल्कुल जो आएगा यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, इसको आप मान लीजिए ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो x का वैल्यू -100 और y का वैल्यू 700। तो -100 और 700 देखा जाए तो मेरा क्या है लगभग ये आ गया, है ना। अब देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट भी आपका इसी लाइन पर आया है। इसी लाइन को आप क्या कर दीजिए, खींच दीजिए, और यही इसी पर जो लाइन बना ये आ गया आपका क्या, एक सेकंड वाला इक्वेशन का। तो
तो ये जो हुआ आपका दूसरा इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन हुआ, ग्राफ विधि से इसका हल हुआ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। कहा जा रहा है कि बाजार में किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो दाम है बाबू वो कितना है? 160 रुपया। तो यहाँ भी मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया। अब 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग क्या कर लिए? मान लिए। अब यहाँ कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया। 2 केजी सेब, तब उसको 2 केजी सेब खरीदने में कितना लगेगा? तो 2x, 1 केजी अंगूर यानी y और दोनों मिल करके कितना रुपया हो रहा है? 160 रुपया। यानी 2 केजी सेब 2x रुपया लग रहा है, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया लग रहा है और दोनों मिला करके उसको कितना देना पड़ रहा है? 160 रुपया। इसको समीकरण 1। फिर पुनः बोल रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। 4 केजी सेब, तब पुनः अगर चलेंगे तो 4 केजी यानी 4x, 2 केजी अंगूर यानी 2y और बराबर कितना? 150 रुपये। कितना बाबू? 150। यानी 4 केजी सेब खरीद रहा है और 2 केजी अंगूर खरीद रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है? 150 रुपये। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाबू तो यहाँ बचेगा 2x प्लस y बराबर 150। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75, यानी 2x प्लस y बराबर 75 रुपये। ये आ गया समीकरण। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 को पहले लेंगे और उसके बाद समीकरण 2 को लेंगे। एक वैल्यू रखेंगे, दूसरा वैल्यू आ जाएगा और उस तरह से हम लोग फिर ग्राफ बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं तो समीकरण 1 में आपका है 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ पर क्या करें? अपना मन से कोई एक वैल्यू रखिए, बेहतर होगा x का वैल्यू यहाँ रखिए क्योंकि x का गुणांक 2 है। अगर मान लिया जाए x का वैल्यू अगर 50 रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 × 50 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर 160 और माइनस 50 दूनी 100, तो y बराबर आ जाएगा 160 में से 50 100 जाएगा तो बचेगा यहाँ 60, यानी y का वैल्यू आ गया 60। अगर x का वैल्यू 60 रखते हैं बाबू तो देखा जाए 2 × 60 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हो जाएगा 160 और माइनस 60 दूनी 100, तो y बराबर आ जाएगा बाबू 160 में से 120 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 40। यानी x का वैल्यू हम 60 रखे तो x का वैल्यू हम 60 रखे तो y का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 40। अब समीकरण 1 से हम लोग 2 वैल्यू निकाल लिए। अब इसी तरह से हम लोग क्या लेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर लेकर चलते हैं तो समीकरण 2 में रहा है 2x प्लस y बराबर 75। अगर x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो मेरा y का वैल्यू आएगा। जैसे मान लिया जाए x का वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं बाबू, x का वैल्यू 30 रखते हैं तो 2 × 30 प्लस y बराबर 75, तो 30 दूनी 60, तो y बराबर 75 और माइनस में इधर कितना आ जाएगा? 60, तो y बराबर आ जाएगा 75 में से 60 जाएगा तो 60 10 70 और 5 75 15। यानी x का वैल्यू 30 रखिए तो y का वैल्यू आ गया 15।
अगर x का वैल्यू 40 रखेंगे बाबू, अगर x का वैल्यू 40 हम लोग रख देते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 40 प्लस y बराबर 70, तो y बराबर हो जाएगा 75 और 40 दूनी 80 उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर जो आ गया -5 आ गया। कितना आ गया? माइनस। अब x का भी वैल्यू समीकरण 1 से भी आ गया और समीकरण 2 से भी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे। देखा जाए तो यहाँ 50 60 60 40 है, यहाँ 30 15 और 40 15। तो ऐसा करते हैं हम लोग 10 10 का गैपिंग ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60। इधर चलते हैं -10 -20 -30 -40 -50 और -60। 10 20 30 40 50 60 -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब समीकरण 1 वाला वैल्यू को इस पे हम लोग ये करेंगे, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू है 60। तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60, यानी बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40। x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40, तो देखा जाए तो मेरा लगभग आ रहा है यहाँ। अब ये दोनों को क्या करेंगे? हम लोग मिला देंगे स्केल की सहायता से, एक लाइन खींचेंगे। चलिए अगर दूसरा देखा जाए तो ये वाला जो आया बाबू, ये कौन सा इक्वेशन आया? 2x + y बराबर 2x + y बराबर 160। अगर सेकेंड हम लोग देखते हैं तो x बराबर 30 है, x बराबर 30 और y का वैल्यू 15 है, तो 15 जो आएगा 10 और 20 के बीच में जो रहेगा 15 रहेगा। ये हो गया। दूसरा देखा जाए तो x का वैल्यू 40, x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना है? -5, तो 40 और -5 यानी 0 और 10 के बीच में मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाबू? मिला देंगे। देखिए स्केल से हम नहीं बनाए हैं, इसलिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आप ग्राफ पर स्केल की सहायता से बनाइएगा तो आपका बिल्कुल जो होगा वो बिल्कुल लाइन सीधी जाएगी, एकदम सही बनेगा। ये जो आया बाबू, ये 2x, ये कौन सा इक्वेशन से आया? तो 2x + y = समीकरण 2 किधर है? समीकरण 2 आपका जो है ये 2x + y = 75। 2x + y = 75। तो ये आपका जो हुआ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो है 3.1 का 3 क्वेश्चन था, और ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में सोल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है 10th का, उसमें आपका एक आध क्वेश्चन आपका ग्राफ खींचने के लिए देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।